हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग संघीय विधायिका को एक क्रम से पढ़ा जा रहा था। आज उसी का जो है भाग 2 का डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत जो है संघीय विधायिका का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकसभा का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। देखेंगे लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा के जो है चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं, क्या शक्तियां होती हैं, सब कुछ हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, ये देखिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी होता है वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो पूछा जाता है कि लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप याद रखिएगा, लोकसभा का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। ध्यान रखेंगे ये चीज जो है। इसी के साथ आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर लिखेंगे, संसद यानी पार्लियामेंट का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अगर आप लिखते हैं तो आपको चीजें और अच्छे से याद रहेंगी और एग्जाम में आपकी काफी हेल्प होगी। ओके, देखिए अब क्या है, लोकसभा को निम्न सदन, जनता का सदन, अस्थायी सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो है उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं और निम्न सदन जो है लोकसभा को कहते हैं। इसलिए जो है हमारे यहाँ जो निम्न सदन होता है यानी निचला सदन जो है वो कौन सा सदन है तुम्हारे यहाँ? तो जो है ये लोकसभा है। जनता का सदन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं वही इस सदन में रहते हैं, इसलिए इसे हम जनता का सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होता है सदन 5 वर्षों के बाद क्या होता है, विघटित हो जाता है। यानी 5 वर्षों के बाद ये क्या होता है, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। उसके बाद नए मेंबर, नए सदस्य चुनकर इस जो है सदन में पुनः आते हैं। इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि ये 5-5 वर्षों के बाद क्या होता है, विघटित होता रहता है। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि जनता के जो चुने गए प्रतिनिधित्व है वो जनता की बात जो होती है वो क्या होती है, संसद के अध्यक्ष के समक्ष और इन लोगों के क्या है जो है बड़े बड़े जो यानी मंत्रियों तक बात पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए जनता का ये कौन सा है, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं लोकसभा की संरचना कैसे होती है, लोकसभा कैसे बनता है देख लेते हैं। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या, ये सारी टॉपिक जो है मैंने पिछले वीडियो से रिलेट करके बनाई है कि आपको जो एक बार आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन हो जाए और आपको चीजें दोबारा जब पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत बेहतर तरीके से याद हो गई होंगी। चलिए देखेंगे लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो 552 सीट निर्धारित की गई है। मतलब अगर लोकसभा के पूरे पूरे मेंबर को यानी पूरे सीटों को अगर भरा जाए तो अधिकतम कितने सीट भरे जा सकते हैं? तो 552 सीट भरे जा सकते हैं। इसमें जो है 530 जो होती हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी राज्यों से चुनकर आते हैं। 20 जो है आपके संघ राज्य क्षेत्रों से चुन के आते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं। और 2 जो है आंग्ल भारतीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी 2 सदस्य जो होते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है लोकसभा में। ओके, तो टोटल कितनी सीट हो गई, 552, जिसमें से निर्वाचित कितने होते हैं, 530 और 20, यानी लगभग 500 जो 50 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसमें। तो देखेंगे वर्तमान में 545 सदस्य हैं। कितने सदस्य कम है? तो टोटल आपके 7 सदस्य कम है, जिसमें से 530 यानी राज्यों के जो प्रतिनिधित्व वाले हैं वो तो पूरे पूरे हैं, यानी राज्यों के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो है सदस्य हैं उनकी संख्या पूरी पूरी है। और जो है संघ राज्य क्षेत्रों में देखे थे कि वह बोला गया है कि 20 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 13 सदस्य ही हैं। कहाँ पे? तो आपके जो लोकसभा में चुनकर गए हैं, और 2 आंग्ल भारतीय हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। यानी वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो 545 सीट हैं। आगे बढ़े। अब देखें लोकसभा की चुनाव प्रणाली क्या है।
मतलब लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। आगे बढ़े, इसमें देखें तो लिखा है लोकसभा के सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पे होता है। ध्यान रखेंगे, अक्सर पूछता है राज्यों के आधार पर या कह सकते हैं कि उनके जिलों के आधार पर, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो याद रख लीजिएगा लोकसभा के जो सीटों का बंटवारा होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। यही कारण है कि सर्वाधिक लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं इनडायरेक्टली आपको याद करवा दूंगा। हर रोज जो है एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो उस क्वेश्चन का जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे तो वो धीरे धीरे आपको चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो अधिकतम लोकसभा की सीटें कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम जो है लोकसभा की सीटें सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड में। तो दोनों का लिखिएगा, लोक उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है और जो है सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें कितनी है। ओके, आगे बढ़े। लोकसभा का चुनाव, ये याद रखिएगा, ये देखिएगा, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का चुनाव जो होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं आपके लिए, यानी याद रखिएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति द्वारा होता है। जैसे होता क्या है, अभी तक हम लोग देखे थे कि जो है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति वाला देखे थे। ओके, जिसमें हम लोग कहते थे कि मतलब जितने लोग खड़े होते थे सभी को वोट किया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जब हम और आप जो है चुनाव के लिए वोट करने जाते हैं तो हमारे लिए होता है कि आप सभी को हम लोग टिक नहीं लगाते हैं। जो हमारे लिए पसंदीदा होता है, जिनको हम चाहते हैं कि ये मंत्री बने, उन्हीं के सामने जो है हम बटन पे टिक लगाते हैं। तो इस प्रकार के जो चुनाव पद्धति होती है इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति कहते हैं। जिसमें जान लीजिए, मान लीजिए अगर चार ये सदस्य खड़े हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लें आप, चार सदस्य खड़े हैं, चार सदस्य खड़े हैं, मान लीजिए एक, और ये आपके दो, और ये तीन, और ये आपके चार, ये चार सदस्य खड़े होते हैं। तो इन चारों में से किसी एक को वोट हम करते हैं, तो इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति होती है। जबकि जो आपके राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो होता था समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा हम लोग करते थे। तो जिसमें क्या होता था, इनको भी वोट करते थे, इनको भी वोट करते थे, इनको भी वोट करते थे और इनको, लेकिन वरीयता क्रम होता था कि हम पहले नंबर पे किनको दे रहे हैं, दूसरे नंबर पे किनको दे रहे हैं, तो वो आपका अलग था। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, तो इरेज कर दें। ओके, चलिए अगला, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या है, 25 वर्ष है। देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लोकसभा का जो है मतलब लोकसभा के सदस्य के लिए चुनाव लड़ता है तो उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 ईयर होनी चाहिए। इससे कम उम्र का अगर कोई व्यक्ति है और वो लोकसभा के चुनाव में वोट करना चाहता है, जिनको जनरली हम लोग अगर आम भाषा में बात की जाए तो हमारे यहाँ के जो होते हैं सांसद, सांसद ही होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एमपी, क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो एमएलसी भी आएगा और एमएलए आएगा, लेकिन यह जान लीजिएगा जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। और एक एमपी अगर आपको बनना है तो कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 ईयर होनी चाहिए। इससे कम उम्र के रहेंगे तो आप एमपी नहीं बन सकते, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते, या लोकसभा के सदस्य जो है आप नहीं बन सकते। ओके, आगे बात करें। देखिएगा, लोकसभा के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम उम्र, देखिएगा पहले कुछ समय पहले, यानी जो है 61 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1988 में जो हुआ था, उसमें था कि हम लोग 21 वर्ष से अगर कोई कम उम्र का कोई व्यक्ति है तो वो क्या कर सकता था, लोकसभा में वोट नहीं कर सकता था। लेकिन
जब आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 हुआ तो उस समय 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो आपके लिए यहाँ पे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि लोकसभा में चुनाव करने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो 18 वर्ष होती है। दूसरा, ये किस संविधान संशोधन के तहत ये जो है मतलब वो संशोधन किया गया है, तो याद रखिएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लोकसभा की अवधि देखते हैं। लोकसभा की अवधि कितनी होती है देखते हैं। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से 5 साल होगी। मतलब जिस दिन पहली बैठक होती है लोकसभा सदन में, यानी जो होती है लोकसभा में पहली बैठक होती है, उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक क्या होती है, ये जो होती है ये तिथि क्या होती है, ये उनका कार्यकाल होता है या इनकी अवधि होती है। 5 वर्षों के पश्चात ये स्वतः ही विघटन हो जाता है, यानी स्वतः ही इसका विघटन हो जाता है। ठीक है, 5 वर्ष के पश्चात ही क्या हो जाएगा, ये विघटित हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी 5 वर्ष। लेकिन कंडीशन भी अप्लाई है, ये जान लीजिएगा, ये हर साल हमेशा 5 वर्ष नहीं होता। इसके अलावा यदि सत्ता पक्ष लोकसभा में अपनी बहुमत नहीं दिखा पाता तो राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष के भीतर ही विघटित कर सकता है। मान लेते हैं कि अगर कोई, जैसे अभी आपने उनका केस देखा होगा, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का केस देखा होगा, वो तो मान लीजिए आपके विधानसभा से रिलेटेड थे। हम लोकसभा में बात करते हैं कि लोकसभा में अगर मान लीजिए आपकी मोदी गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, अचानक ही क्या किया जाए, उनसे बहुमत के आधार पे, यानी बहुमत के लिए उन पे एक वो किया जाए, नोटिस जारी किया जाए कि आप अपनी जो है बहुमत को दिखाइए। अगर उस समय उनके जो एमपी हैं, मतलब जो यानी इनके एमपी हैं, यानी मोदी जी के जो एमपी हैं, अगर वो पर्याप्त मात्रा में उनकी बहुमत नहीं दिखाई जाती, सारे लोग उन्हें वोट नहीं करते हैं, तो क्या कर सकता है, अगर उनकी बहुमत सरकार में नहीं होती है तो किसी भी समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उनकी जो है सत्ता को क्या कर सकता है, मतलब वो लोकसभा को भंग कर सकता है और उनकी सरकार गिर भी सकती है। तो याद रखिएगा, हमेशा 5 साल के दौरान हमेशा जब चाहे तब विपक्ष क्या करती है, उन्हें अपनी सत्ता को दिखाए रहने के लिए, यानी सत्ता में बहुमत दिखाए रखने के लिए कह सकती है। और इसलिए क्या होते हैं, सारे जो आपके एमपी होते हैं वो एक साथ क्या होते हैं, किसी भी कार्यों में भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा, दो कंडीशन है, एक तो 5 वर्षों के पश्चात स्वतः विघटित हो जाती है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष अपना बहुमत नहीं दिखा पाती है तो 5 वर्ष के अंदर भी ये विघटित हो सकती है। आगे बढ़े, लोकसभा में सीटों का आरक्षण। मतलब अब देखते हैं, लोकसभा में सीटों का आरक्षण भी दिया गया है, तो वो आरक्षण क्या है, जैसे एससी एसटी को जो आरक्षण दिया गया उसमें देखेंगे, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को लोकसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया है। ये क्वेश्चन जो होता है आप में बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना के यही पूछा जाता है, क्या लोकसभा में भी एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण है। तो हम लोग को बस याद ये रहता है कि हम लोग के यहाँ जो होता है, यानी किसी भी एग्जाम होता है, इस एग्जाम में ही एससी और एसटी और ओबीसी को क्या है, मतलब रिजर्वेशन मिला है। लेकिन आप याद रखिएगा, ये जो रिजर्वेशन है ये उनको लोकसभा में भी मिला हुआ है। अब देखिए कितना मिला हुआ है, तो प्रारंभ में ये आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था, यानी जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ था तो ये 10 वर्षों के लिए मात्र किया गया था। परंतु 95 जो है संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया। वर्तमान समय में 2020 चल रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो है इसमें संशोधन होना बाकी है। इसलिए आप जो है प्रेजेंट टाइम में जो भी आप मेरे पास डेटा है, उस डेटा को मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है 95 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2020 तक कर दिया गया है। ठीक है, यानी शुरू में ये 10 वर्ष के लिए था, फिर हर साल ये 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाने लगा, और वर्तमान समय में जो है 95 संविधान संशोधन के तहत इसे बढ़ाकर 2020 कर दिया गया। हो सकता है आगे भी इसे बढ़ाकर 2020 से 2040 कर दिया जाए, मतलब समथिंग कुछ भी किया जा सकता है। तो जैसे ही अगर इसके बारे में अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, चलिए अब देखते हैं लोकसभा की कुल सीटों का 131 सीट, टोटल कितनी सीट है, तो आपको पता है टोटल जो सीटें हैं देखेंगे तो आपकी 550 सीटें, उनमें से 2 सीटें जो है रिजर्वेशन वाली उनको हम निकाल देंगे, तो मतलब जो मनोनीत किए जाते हैं उनको निकाल देते हैं। तो टोटल जो है 550 सीटों में 131 सीट, 131 सीट जो है वो क्या है, एससी और एसटी के लिए आरक्षित किया गया है, जिसमें से
84 सीट जो है आपके अनुसूचित जातियों के लिए यानी एससी के लिए जो है किया गया है, और जबकि 47 सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित किया गया। ओके, आगे बढ़े। संसद का अधिवेशन एवं गणपूर्ति क्या होता है? गणपूर्ति मतलब अधिवेशन का मतलब होता है सेशन, और गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है, क्या उसका मतलब कितना सेशन चलता है, कब कब सेशन चलता है, और कब कब जो है आपकी गणपूर्ति कितनी होती है, कितने पे मतलब पार्लियामेंट जो है लोकसभा मतलब चलना प्रारंभ करती है, अदरवाइज जो है उसको हटा दिया जाता है उस समय। देखिए, संसद में 3 प्रकार के अधिवेशन बुलाए जाते हैं। ठीक है, संसद नहीं, यहाँ पे आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है लोकसभा। लोकसभा में 3 प्रकार के अधिवेशन बुलाए जाते हैं। होता तो राज्यसभा में, लेकिन वर्तमान समय में राज्यसभा में 4 कर दिए गए और इसमें जो है 3 किए गए। ठीक है, कौन कौन से? बजट अधिवेशन, जो कि फरवरी से मई तक के बीच का होता है, जो कि आप देखेंगे थे कि अभी जो है निर्मला सीतारमण के समय जो हो रहा था, जब कोरोना वायरस नहीं चल रहा था, तो उस समय क्या हो रहा था कि बजट सत्र जो है चल रहा था, यानी फरवरी से मई के बीच में। और जो है जुलाई से सितंबर के मध्य क्या चलता है, तो वर्षाकालीन अधिवेशन चलता है। ये जुलाई से सितंबर के बीच में हो सकता है, जैसे ही इसका प्रकोप थोड़ा कम हो और ये अगर ये जो है सदन स्टार्ट होता है, तो इसमें जो होगा यही चलेगा, यानी वर्षाकालीन अधिवेशन चलेगा। ओके, एक होता है जो ठंडियों के समय चलता है, उसको हम बोलते हैं शीतकालीन अधिवेशन, जो कि नवंबर और दिसंबर जो है महीने में चलाए जाते हैं। ओके, तो 3 प्रकार के अधिवेशन होते हैं, बजट अधिवेशन, वर्षाकालीन और शीतकालीन अधिवेशन होते हैं। चलिए अब देखें, थोड़ा सा देखिए, गणपूर्ति आपको याद रखना पड़ेगा, कोरम क्या है, कितने कोरम पर लोकसभा जो होती है चल सकती है, अदरवाइज जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो इसको क्या करता है। हाँ, तो देखिए, अनुच्छेद 100 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित होने के लिए गणपूर्ति आवश्यक है। मतलब एक इतना इतने मिनिमम कोरम की आवश्यकता है कि अगर उससे कम अगर लोग उपस्थित होते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा का जो है वो दिन या वो सत्र नहीं चल पाएगा। तो ये गणपूर्ति जो है मिनिमम रखी गई है कि अगर इससे कम लोग आते हैं लोकसभा में, तो उस दिन का जो है सत्र नहीं चल पाएगा। तो लोकसभा में कुल सदस्यों का जो कुल संख्या का 10वां भाग रखा गया है। यानी अगर मान लेते हैं कि 100 बच्चे हैं या 100 मेंबर हैं, उन मेंबर में से अगर 10 भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम लोग क्लास वाइज बात कर ले, तो अगर किसी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, तो 100 स्टूडेंट में अगर 10 स्टूडेंट भी आ जाते हैं, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। यदि 10 स्टूडेंट से भी कम आते हैं, तो एक तो हम लोग देखते हैं तब क्लास हमारी जो है चल जाती है। उसी तरीके से जो सदन होता है यानी लोकसभा होती है, उसका जो है मान लीजिए 500, आपको पता है कि 552 सीट है, तो उसमें अगर 55 व्यक्ति भी उपस्थित होते हैं, तब जो है लोकसभा का सत्र चलेगा। अगर 55 व्यक्ति से भी कम उपस्थित हैं या प्रेजेंट हैं, तब क्या होगा, लोकसभा का वह दिन नहीं चल पाएगा, यानी लोकसभा उस दिन नहीं चलेगी। ओके, तो इसी तरीके से लोकसभा में जो गणपूर्ति रखी गई है वो 55 है, और राज्यसभा में 25 है। राज्यसभा जो जब हम लोग वीडियो की बात करेंगे राज्यसभा में, तो वहां पर आपको मैं बताऊंगा। ओके, चलिए अब देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है आपका पूरे जो है लोकसभा के दौरान, क्योंकि इन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, यह यह लोकसभा के सदस्य होते हैं। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष, जैसे राज्यसभा जब मैं आऊंगा तो बताऊंगा कि जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं यानी सभापति होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी उन्हीं के बीच से वो आते हैं। तो याद रखिएगा, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्य भी होते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी अध्यक्ष को मान लीजिए किसी कारणवश अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना हो या इस्तीफा देना हो, तो उपाध्यक्ष को देता है। यानी ऐसे समझ लीजिए, यानी जो अध्यक्ष है वो अपना जो है उपाध्यक्ष को देता है, और जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो अपना अध्यक्ष को देता है। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा एक दूसरे को देते हैं। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं तीसरा,
अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यानी जब तक संसद चलेगा, यानी जब तक लोकसभा का सत्र रहेगा। ये पाँच पाँच वर्ष मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे कि जो है 5 वर्ष तक मैक्सिमम जो होती है लोकसभा का कार्यकाल होता है, तो उसी तरीके से अध्यक्ष का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन अगर वो बीच में लोकसभा भंग होती है या विघटित होती है, तो अध्यक्ष का कार्यकाल भी उसी समय समाप्त हो जाएगा। तो यानी मैक्सिमम कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्षों का होता है। आगे बात करें, अध्यक्ष बनने का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। भैया अगर लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, तो अध्यक्ष बनने का भी न्यूनतम उम्र कितना होगा? 25 वर्ष होगा। आगे बढ़े, अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? सभा का संचालन करना। देखिएगा, ये नहीं काम होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत बार, इस समय जो है ओम बिरला साहब हैं, तो वो कहते हैं ना कि ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप बैठ जाइए, इस तरीके का जो होता है, तो उनको बोलते हैं सभा का संचालन। मैंने सबसे ज्यादा मीरा कुमार को देखा था, आप बैठ जाइए, मतलब इस तरीके का बात उनको बहुत ज़्यादा मैंने सुना था कि लालू जी आप बैठ जाइए, उसके बाद आप इसके बाद बोल लीजिएगा, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। तो वो जो था सभा का संचालन जो करना होता है, वो कौन करता है? अध्यक्ष जी करते हैं। ओके। और सामान्य प्रक्रिया में वोट भी नहीं करते, यानी सामान्य प्रक्रिया की बात की जाए तो यानी जो है, यानी अगर किसी बिल पर या किसी विधेयक पर क्या होती है, जब वोटिंग होती है, तो उस समय क्या होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं वो वोट नहीं करते हैं। लेकिन मान लेते हैं यदि किसी विधेयक पर मत बराबर हो गया, यानी पक्ष और विपक्ष बराबर हो गए, सारे पक्ष वाले कह रहे हैं कि इस बिल को पास कर दिया जाए और सारे विपक्ष कह रहे हैं इस बिल को पास न किया जाए, तो इस समय जो निर्णायक मत होता है वो अध्यक्ष का होता है। निर्णायक मत किसका होता है? तो अध्यक्ष का होता है। ओके, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। कोई भी विधेयक, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी बहुत बार गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। मान लीजिए कोई भी बिल, अगर वो मनी बिल है या नहीं है, इसका जो निर्णय है, इसका जो डिसीजन है, वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। यानी वर्तमान समय में हमारे ओम बिरला साहब ये काम करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, ये संविधान में दिए गए अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक बैठक होने पर, संयुक्त बैठक यहाँ पे की गलत हो गया है, ठीक है, ये संविधान में दिए गए अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक होने पर उसकी अध्यक्षता करते हैं। यानी जब भी हमारे यहाँ किसी लोकसभा और राज्यसभा का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस समय जो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक कराई जाती है, उसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं? तो लोकसभा स्पीकर ही करते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं उनकी अध्यक्षता। ओके, देखिएगा, अब ये देखिएगा, ये तो इनके इंपॉर्टेंट काम थे, यानी किसके? स्पीकर के काम थे। अब देखते हैं डिप्यूटी स्पीकर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, बस एक लाइन, क्योंकि सब कुछ वही प्रोसेस होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या है। संविधान में अध्यक्ष ना होने पर अध्यक्ष के पूरे कार्यों का जो है, पूरे कार्यों को उपाध्यक्ष करता है। यानी अध्यक्ष के पूरे कार्यों को कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। यदि उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना हो तो अध्यक्ष को दे सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर संविधान में अगर बात की जाए कि अध्यक्ष नहीं है, मान लेते हैं हमेशा तो रह नहीं सकते ना, जैसे स्कूल की बात करें तो हमेशा प्रिंसिपल नहीं रहते हैं, तो वाइस प्रिंसिपल किस लिए बनाए जाते हैं? कि वाइस प्रिंसिपल जिस दिन प्रिंसिपल ना आए, उनकी सारे रूल को कौन निभाए या उनके रोल को कौन निभा सके? तो उपाध्यक्ष जो है निभा सके। तो इसी तरीके से वाइस प्रिंसिपल जो होता है उसमें क्लास, यानी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल रूल ये निभाता है पूरा, और जो होता है यानी संविधान, अरे जो है लोकसभा की बात करें तो अध्यक्ष ना होने पर उसमें उपाध्यक्ष जो है ये रूल को निभाते हैं। ओके, ठीक है, और उन्हें अगर इस्तीफा देना हो, यानी उन्हें जो है अगर वो रिजाइन लेटर देना हो, तो वो किसको दे सकते हैं? तो अध्यक्ष को दे सकते हैं, यानी जो है आपके स्पीकर को दे सकते हैं। आगे बढ़े। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद एक प्रोटेम स्पीकर चुनता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर अब स्कूल में क्या हुआ, सारे टीचर एक साथ आ गए, मतलब अब थोड़ा सा आप इसको समझ लेंगे तो आपको लग रहा है आसान हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ आयोग से टीचर चुन के अचानक एक विद्यालय खोला गया, उस विद्यालय में सारे जो है आपके टीचर अचानक चुन कर आ गए, तो उसमें प्रिंसिपल कौन बनेगा? तो इसके लिए क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है एक प्रोटेम स्पीकर, यानी उन टीचरों में जो सबसे बुजुर्ग टीचर है उनको एज अ प्रोटेम स्पीकर बना देगा। क्या बना देगा? प्रोटेम स्पीकर बना देगा।
और वही डिसाइड करेंगे कि उस स्कूल के प्रिंसिपल कौन होंगे। इसी यही तरीका जो होता है लोकसभा में होता है कि लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा के जो चुने गए मेंबर होते हैं उसमें जो सबसे बुजुर्ग मेंबर होते हैं उनको क्या बना दिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। और वो प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष का जो होते हैं यानी अध्यक्ष का क्या करते हैं, चुनाव करवाते हैं। और उसके बाद जिनमें ज़्यादा लोग क्या करते हैं वो कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, उन्हें अध्यक्ष बनाते हैं। और जो होता है उसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव कौन करवाता है, तो प्रोटेम स्पीकर करवाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। आगे बढ़े, देखिएगा अब आपके वन लाइनर क्वेश्चन और कह सकते हैं विविध के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। इसमें देख लीजिए एक आध दो पॉइंट, बस ज्यादा कुछ है नहीं, बस हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ। 17वीं लोकसभा चुनाव जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ है यानी 2019 में हुआ है, उसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो वीरेंद्र कुमार थे। याद रखिएगा, यानी 17वीं लोकसभा चुनाव के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, वीरेंद्र कुमार। मतलब इन्हीं के द्वारा जो है यानी किनको चुना गया है, तो ओम बिरला साहब को चुना गया है। मतलब इन्हीं के द्वारा जो चुनाव करवा के जो है उनको चुना गया है। ओके, प्रथम लोकसभा चुनाव के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, यानी पहली जब लोकसभा चुनाव हुई यानी प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय के जो प्रोटेम स्पीकर थे तो जी.बी. मालवणकर यानी गणेश वासुदेव मालवणकर थे। ठीक है, मावलंकर थे। ओके, बात करें आगे। अब देखिएगा प्रथम लोकसभा चुनाव के अध्यक्ष कौन थे, तो जो इनके प्रोटेम स्पीकर थे वही उस समय कौन बने, अध्यक्ष बने, यानी जी.बी. मावलंकर। और यही आपको याद रखना है कि जो है प्रथम लोकसभा चुनाव के जो है आपके लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो जी.बी. मावलंकर थे। और 17वीं लोकसभा चुनाव के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला साहब हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। ये आप मुझे सर्च करके बताइएगा कि ओम बिरला जो हैं वो किस जगह के, अरे मतलब किस राज्य के जो है सांसद हैं। ओके, आगे बताइएगा। सबसे ज्यादा महिलाएं 17वीं मतलब इसी लोकसभा चुनाव में चुनी गई, लगभग 17% यानी 78 लोग जो है इस लोकसभा चुनाव में चुनी गई हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं इसी जो है मतलब 17वीं लोकसभा चुनाव में चुनी गई हैं। ओके, आगे बढ़े। पहली लोकसभा अध्यक्ष यानी अध्यक्ष की बात करें, अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार हैं। तो याद रखिएगा पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार है। और पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, पुरुषों की बात करें तो जी.बी. मावलंकर हैं। और वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष, तो हैं ओम बिरला साहब हैं। तो याद रखिएगा इतना सारे टॉपिक। आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो है आपके राज्यसभा की। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं।